Dear students, welcome to MTTP ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। बच्चों, मैं आनंद मिश्रा पुनः आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हूँ, आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना करते हुए। बच्चों, आज हम लोग हिंदी काव्यखंड जो कि वर्ग दसम से संबद्ध है के अंतर्गत स्वदेशी शीर्षक को लेकर उपस्थित हैं। आज हम लोग स्वदेशी शीर्षक की संपूर्ण व्याख्या के साथ साथ प्रश्नोत्तरी को भी हल करेंगे। बद्रीनारायण चौधरी के बाद जो प्रेमघन लिखा हुआ है, यह प्रेमघन इनका उपनाम है। चलिए अब जानते हैं इनसे जुड़े रोचक तथ्यों को। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ, जबकि इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ। इन्होंने 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना की थी। इनके द्वारा मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी एवं साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का संपादन किया गया। इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व में संग्रहित हैं और इसी का एक भाग, एक गुच्छ, दोहों का एक गुच्छ स्वदेशी कविता के रूप में आज हम लोग पढ़ेंगे। इनके प्रमुख नाटक प्रयाग रामागमन एवं भारत सौभाग्य हैं। इनके द्वारा रचित काव्य जीर्ण जनपद में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। ये भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि जीर्ण जनपद की रचना किसने की। बच्चों, यह जो कविता है स्वदेशी, यह आज के समय में काफ़ी ज़्यादा यथार्थ लगती है, क्योंकि आज के समय में हम लोग स्वदेशी हो रहे हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले स्वदेशी शीर्षक पर ही प्रकाश डालते हैं। स्व का मतलब होता है अपना, और देशी यानी देश, अर्थात अपने देश का, जो अपने देश से जुड़ा हुआ हो उसी को स्वदेशी कहा गया। तो चलिए सबसे पहले दोहे में इन्होंने क्या कहा। सबे विदेशी वस्तु नर गतिरति रीत लखात, भारतीयता कछुनाव भारत में दर्शात। यानी कि आजकल के समय में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी लोग हैं, सभी विदेशी हो चुके हैं। सभी की जो गति है, यानी जीवन जीने की जो गति है, रति है, रीत है, सब कुछ विदेशी हो चुकी है। यह विदेशीपन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब तो भारत के लोगों में भी भारतीयता दिखती भी नहीं है। यानी भारत के लोगों में भी भारतीयता नज़र नहीं आती है। दूसरे दोहे में इन्होंने कहा कि मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंदों के हैं ये क्रिस्तान। कि आजकल तो भारत के मनुष्य को देख करके भी यह पहचान में नहीं आता है कि ये भारत के हिंदू हैं, मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं। यानी भारतीयता के आधार पर इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इनके अंदर से जो भारतीयता थी वह भारतीयता मिट रही है। सभी लोग विदेशी रंग में, विदेशी चाल ढाल में ढल गए हैं। अब देखिए तीसरे दोहे में क्या है। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। यानी आजकल के समय में कुछ जो हमारे देश के लोग हैं वो बाहर गए, विदेश गए, और विदेश उन्हें इतना ज़्यादा भा गया कि अब उन्हें अपना देश ही अच्छा नहीं लगने लगा। अब ऐसे लोगों को हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वह अच्छी नहीं लगती है। यहाँ की जो भी सभ्यता, चाल चलन जो भी थी वह उन्हें नहीं भाती है। उन्हें तो विदेशी यानी परदेश की चाल चलन भा गई है। ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि ही विदेशी हो गई है। ऐसे लोगों ने अब विदेशी चाल चलन, खान पान, रहन सहन तथा अपना अलग ढंग, विदेशी ढंग ही इन लोगों ने अपना लिया है। कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की मति मारी जा चुकी है। कवि ने विदेशी ज्ञान प्राप्त करने वाले भारतीय लोगों की
मानसिकता का सही चित्रण किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति ये पसंद नहीं आती है। ये अब विदेशी रहन-सहन में ढल गए हैं और यह काफ़ी खेद का विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बात दरअसल यह होनी चाहिए कि आप कहीं भी रहिए, लेकिन अपने देसी चाल ढाल को, देसी रीति गति को, देसी संस्कृति और सभ्यता को याद रखिए। चलिए अब चौथे दोहे में देखिए, ठठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीय तालेस। ऐसे लोगों ने विदेशी ठाट बाट को अपना लिया है, उन्हें देसी ठाट बाट पसंद नहीं है। यहाँ तक कि उनके मन में अब भारत के प्रति कोई सपना भी नहीं रहा है, भारतीयता ही उनके मन से हट चुकी है। अब पांचवें दोहे में देखिए, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यहाँ व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रेमघन जी ने कहा है कि अब ऐसे हिंदू, हिंदू कहने का अर्थ है हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोग, इन्हें हिंदू कहा गया है कि अब तो ऐसे हिंदुस्तानी लोग मिलते हैं जिन्हें हिंदी तक नहीं आती। ऐसे लोग सिर्फ अंग्रेजी का ही भाषण करते हैं और अंग्रेजी का ही उपभोग करते हैं। यानी ऐसे लोग सिर्फ विदेशी, सिर्फ भाषा ही नहीं, विदेशी चाल ढाल सब कुछ विदेशी ही इन्हें पसंद है। अब छठे में देखिए, छठे दोहे में, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। अब ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ देसी वाहन नहीं चाहिए, उनके पास कैसा वाहन है? तो अंग्रेजी वाहन है। हमारे देश में पहले देसी वाहन किसे कहा जाता था? हमारे देश में देसी वाहन, आजकल ना अब गाड़ियाँ चलने लगी हैं, पहले हमारे देश में जो देसी वाहन था, कौन? घोड़ा। लोग घोड़ा गाड़ी चलाया करते थे, बैलगाड़ी हुआ करता था लोगों के पास। जिस किसान के पास बैल और गाड़ी दोनों उपस्थित होता था, दोनों रहता था, उसे एक समृद्ध किसान के रूप में देखा जाता था। अगर समाज में किसी के पास बैल और गाड़ी यानी बैलगाड़ी हो तो ऐसा लगता था जैसे अभी के समय में किसी के पास कोई चार पहिया अच्छी गाड़ी हो, तो उसी तरह का सम्मान उसे प्राप्त होता था कि नहीं, फलाने के पास, अरे देखो फलाने के पास बैल और गाड़ी दोनों है। तो इस तरह की बातें हुआ करती थी। पहले के समय में जो चरवाहा लोग होते थे, उनके लिए तो उनकी जो भैंस होती थी वही उनकी गाड़ी होती थी। भैंसिया पे चढ़ के वो अपना बिल्कुल सवारी किया करते थे। लेकिन आजकल के समय में वो सब कुछ हट चुका है, ना बैलगाड़ी है, ना ही टमटम गाड़ी है, अब सिर्फ अंग्रेजी वाहन है। वसन, अब कपड़े भी, यह भी विदेशी हो गया है। वेश, रीति और नीति, वेशभूषा भी विदेशी, उनकी रीतियाँ भी विदेशी, नीतियाँ भी विदेशी, सब कुछ विदेशी। यानी अपने देश का कुछ भी उनके पास नहीं है, रीति नीति भी वो भूल चुके हैं। अंग्रेजी रुचि, इंटरेस्ट भी जो है वह विदेशी वस्तुओं में, गृह सकल वस्तु देश विपरीत, सब कुछ देश के विपरीत है। यानी अपने देश के साथ जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ उनके पास नहीं है, सब कुछ विपरीत है। अब अगले सातवें दोहे में फिर से इन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। यानी ऐसे लोग तो अब हिंदुस्तानी सुन करके ही अपने आप को कोई अगर उन्हें बोल दे कि क्या आप हिंदुस्तान से हैं, तो इन्हें लज्जा आ जाती है और वो उन्हीं की लहजे में बात करने की सोचते हैं कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। अब ऐसे लोगों को भारतीय वस्तुओं से घृणा सी होने लगी है। इन्हें काफ़ी लज्जा आती है अपने आप को भारतीय कहने में। आज देखो कैसी स्थिति आ गई है। आज विदेश में लोग हैं और आज अपने आप को वो भारतीय कह के ही बच रहे हैं। जो स्वदेशी कविता में प्रेमघन जी ने बहुत पहले लिखा था, वो आज सार्थक दिखाई पड़ रही है। इन्हें काफ़ी कष्ट था इस चीज़ से कि लोग स्वदेशी के भाव को छोड़ रहे हैं, और आज देखो वही चीज़ हो रहा है। लोग फिर से अपने आप को भारतीयता मतलब अपने आप को भारतीय कहने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
आजकल देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी माल, हाटन में दे कहूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। आजकल देश जो है, देश नगर सब बिल्कुल जो विदेशी वस्तुओं से भरा हुआ है, सब जगह अंग्रेजी चाल चलन बिल्कुल दिख रहा है। आज हाट में भी, जो बाजार हाट हुआ करता था जिसको हम लोग हटिया कहते हैं, वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ विदेशी वस्तुएं ही हैं। वहाँ विदेशी वस्तुओं से ही आपको पूरा बाजार भरा हुआ मिल जाएगा। देसी वस्तुएं अब देखने को कम मिल रही हैं। इस बात से प्रेमघन जी को काफ़ी ऐतराज़ था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा हाटन में दे कहूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। अब 9वें और 10वें दोहे में इन्होंने फिर से यहाँ पर कुछ अपने अलग अंदाज में, व्यंग्यात्मक अंदाज में इन्होंने कहा कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हिंगे ये वह कैसी खाम ख्याली। कि जिनसे अपनी खुद की धोती नहीं संभलती है, तन की धोती जिनकी खुद ढीली है, वो देश का प्रबंध कैसे करेंगे। यह कैसी खाम ख्याली है, यह ख्याली पुलाव हम क्यों पका रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने नेताओं पर व्यंग करते हुए कहा है कि आजकल के जो ये नेता लोग हैं, जो शासक हैं, ये झूठ मूठ की प्रशंसा करते हैं दूसरों की। विदेशी रंग में तो ये खुद ढले हुए हैं, तो इनसे कैसे हम अपेक्षा करें कि ये हम सभी लोगों को स्वदेशी रूप अख्तियार करने के लिए कुछ कहेंगे। ये तो खुद विदेशी रंग में, विदेशी चाल ढाल में बिल्कुल इतने घुल मिल गए हैं कि इन्हें अपने तन की फिक्र नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध कर हिंगे ये वह वे यह कैसी खाम ख्याली। ऐसे लोग देश का प्रबंध करेंगे, यह कैसी खाम ख्याली है, मतलब किस प्रकार का हम लोग ख्वाब देख रहे हैं। दास वृत्ति की चाह चहु दिशि चारहु वर्ण बढ़ाली। चारों तरफ आज दास वृत्ति सभी लोगों को पसंद है। दास वृत्ति यानी सभी लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास भी नौकर चाकर हो। सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं अपना काम खुद न करके किसी नौकर के द्वारा करवाऊं। चारों तरफ लोगों की प्रवृत्ति बदल गई है। चारों वर्णों के लोग अब नौकरी के चक्कर में हैं, केवल नौकरी के चक्कर में। इसके लिए शासक वर्ग की झूठी प्रशंसा खुशामद में वो लगे हुए हैं। दास वृत्ति की चाह चहु दिशि चारहु वर्ण बढ़ाली, यानी चारों तरफ क्या है कि चारों वर्णों में दास वृत्ति की चाह। चारों वर्ण का मतलब यहाँ पर क्या है। अब देखिए, चाहू दिशि का मतलब चारों दिशाओं में, चारहू वर्ण, चारहू मतलब चारों वर्ण। चारों वर्ण में आ जाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन सभी का काम पहले निर्धारित था, लेकिन अब सभी में क्या है, दास वृत्ति की चाह है कि वो भी नौकरी करें, वो भी चाकरी करें। सब चाह रहे हैं कि हम भी अपने आप को ऐसा बना लें कि मेरे पास भी नौकर हो। सब दास वृत्ति की चाह। इसके लिए उनको अगर किसी से खुशामद, किसी की झूठी प्रशंसा भी करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आज वो झूठी प्रशंसा इस प्रकार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो डफाली बन गए हैं। डफाली जैसे डम 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 बजते रहता है, और उसके बजने से किस प्रकार का शोर, यानी सिर्फ डफाली अगर डम 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 बजाया जाए तो उतना ज़्यादा वह संतुष्टिप्रद आवाज़ नहीं निकालता है। उसी प्रकार यहाँ पर झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों को कवि ने डफाली कहा है। अपनी प्रशंसा पाने के लिए, अपनी नौकरी पाने के लिए ऐसे लोग विदेशियों के सामने अपने देश को नीचा दिखाने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कारण से ऐसे लोगों को कवि ने डफाली की संज्ञा दी है। अब चलिए हम लोग इसके प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं कि आखिर कैसे इसके प्रश्नों को हम लोग हल करें। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। जो कविता के साथ जो प्रश्न दिया गया है, वैसे तो इन सभी प्रश्नों को इसलिए दिया जाता है ताकि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखें, लेकिन चलिए मैं यहाँ आप लोगों को कुछ हिंट्स दे देता हूँ। उस हिंट्स के आधार पर आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखिएगा कि किसी भी गद्य या पद्य
का शीर्षक बिल्कुल उस सूर्य के समान होता है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह उपग्रह चक्कर काट। प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वदेशी, इन्वर्टेड कोमा में बंद करके लिखना है, स्वदेशी काफ़ी उपयुक्त है। इस कविता में पराधीन भारत की दुर्दशा और लोगों की आज की सोच को ध्यान में रखकर इसके शीर्षक को निर्धारित किया गया है। आज के समय में लोग पूर्ण रूप से विदेशी चाल चलन में ढल चुके हैं। लोग जो नए समाज में हैं उन्हें स्वदेशी वस्तुएं अच्छी नहीं लगती हैं। आज के दौर में तो लोग स्वदेशी वस्तुओं को तुच्छ समझने लगे हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी विदेशी वस्तुओं पर ही भरोसा करते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति अच्छी नहीं लगती है। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? वस्तुतः कवि पराधीन भारत की स्थिति को यथातथ्य के रूप में प्रकट करता है। भारतीय अपनी पहचान एक भारतीय के रूप में नहीं बल्कि एक विदेशी के रूप में बनाना चाहता है। इस कारणवश वह अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को खो बैठा है। इसी कारणवश कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। अब तीसरे प्रश्न में आ जाइए। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? अब देखिए इसमें क्या होगा कि कवि समाज के प्रतिनिधि वर्ग की आलोचना करता है। प्रतिनिधि वर्ग अर्थात शासक वर्ग, क्योंकि ऐसे शासक वर्ग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी सभ्यता और संस्कृति को नीचा दिखा रहे हैं। वो नई व्यवस्था के नाम पर लोगों को ठगते हैं। ऐसे लोग नई विदेशी व्यवस्था को समाज में बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे वर्ग की कवि आलोचना करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? चलिए 4 नंबर में आइए। कवि ने भारतीय बाजारों में होने वाले परिवर्तन पर अपना दुख व्यक्त किया है। आज नगर बाजार सभी जगहों पर विदेशी वस्तुओं की ही भरमार है। इन विदेशी वस्तुओं के कारण जो स्वदेशी वस्तुएं हैं वह काफ़ी ज़्यादा गर्त में जा रही हैं, जिस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ हो गई है। अगर हम अपने स्वदेशी वस्तुओं पर ध्यान दें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था वह ज़्यादा मजबूत होगी। आदमी अपनी पहचान बताने से कतरा रहा है। आज के समय में वह नौकरी पेशा होना चाहता है। अतः इन सब चीज़ों से हमारे भारतीयता और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों खाई में जा रही है। चलिए अगले प्रश्न में, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? कवि ने नेताओं अर्थात जनप्रतिनिधियों को शासक वर्ग के रूप में लिया है। कवि का मानना है कि ऐसे नेता लोग अपनी खुद की धोती नहीं संभाल पा रहे हैं, अर्थात उन्हें खुद भी यह ज्ञात नहीं है कि वह स्वदेशी रंग में ढले हुए हैं या नहीं। जो खुद स्वदेशी चाल ढाल में न रंगा हो, जो व्यक्ति खुद विदेशी चीज़ों में अपनी रुचि रखता हो, ऐसे व्यक्तियों से क्या आशा की जा सकती है कि वो अर्थव्यवस्था को सुधार देंगे या बेरोजगारी दूर कर देंगे या भ्रष्टाचार को मिटा देंगे? यह सब एक कोरी कल्पना है। आज के इन नेताओं को तो सिर्फ अपने कुर्सी की चिंता है, जनता या देश की नहीं। देश की स्थिति सुधरे या बिगड़े, इससे इन नेताओं को कुछ भी मतलब नहीं है।
चलिए अब 6 नंबर प्रश्न पर आइए। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? कवि ने डफाली ऐसे लोगों को कहा है जो दास वृत्ति की चाह रखते हैं, अर्थात जो नौकरी चाकरी करना चाहते हैं या जो नौकर चाकर रखना चाहते हैं। सभी धर्म के लोगों में नौकरी की खोज में अपना मान सम्मान समर्पित कर देने की चाह आज बनी हुई है। नौकर बनकर स्वामी की तरह रहना उनके लिए शान की बात है। ऐसे लोग अपनी मान मर्यादा तथा अपने इज्जत को बढ़ाने के लिए अपने देश की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा देते हैं। अतः कवि ने ऐसे लोगों को डफाली की संज्ञा दी है। अब 7 नंबर में आ जाइए, जिसमें व्याख्या करना है। इसमें 2 प्रश्न हैं, क और ख। दोनों में ऊपर में जो लिखना है वो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के स्वदेशी शीर्षक कविता से ली गई है। फुल स्टॉप। इस कविता के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इसके बाद लिखिए कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने स्वदेशी की भावना को लोगों में जागृत करने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी इस पंक्ति के द्वारा कहा है कि आज के लोग विदेशी चाल चलन में इतने ज़्यादा ढल गए हैं कि अब उन्हें अपने देश का रंग ढंग अच्छा नहीं लगने लगा है। अब ख नंबर पे आ जाइए। इसमें भी ऊपर में वही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड के स्वदेशी शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से इन्होंने कहा है कि आज के लोग पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में इतने ज़्यादा लीन हो चुके हैं कि उन्हें अपने देश की सभ्यता, अपने देश का खान पान, रहन सहन इत्यादि अच्छा ही नहीं लगने लगा है। उन्हें अपने स्वदेशी वस्तुओं में हीनता नजर आने लगी है। उन्हें सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति ही अच्छी लगने लगी है। अब चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है, स्पष्ट करें। तो देखिए, इसका जो उत्तर है यह अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मैं इसका उत्तर लिख रहा हूँ कि मेरे मत से, यानी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय घिनात। इस दोहे में जो भारत की स्थिति है, स्वदेशी की भावना है, वह सबसे अधिक प्रभावशाली है। क्योंकि आज के लोग जो हैं वह हिंदुस्तानी नाम सुन कर के ही अपने आप को पीछे ले रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी बन जाऊं, मुझे लोग हिंदुस्तानी कहें, ऐसा नहीं हो सकता है। अतः वह नाम से ही नफरत कर रहे हैं। और जिस दिन से लोग हिंदुस्तान से प्रेम करने लगेंगे, नाम से प्रेम करने लगेंगे, उसके बाद उनके पास स्वदेशी की भावना को प्रेम करने की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें प्रेम अपने आप हो जाएगा। अगर वो नाम से प्रेम करेंगे, हिंदुस्तान से प्रेम करेंगे, तो धीरे धीरे उनका प्रेम स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी चाल चलन, रहन सहन, सब कुछ के प्रति अपने आप हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यह जो दोहा है यह काफ़ी ज़्यादा सटीक है, काफ़ी ज़्यादा सार्थक है। कोई अगर स्टूडेंट चाहे कि मुझे दूसरा लिखना है तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके अनुसार लिखा गया है, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। आप दूसरे किसी दोहे पर भी विचार कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, हम लोग अपने इस अध्याय को पूर्ण रूप से ख़त्म कर चुके हैं। अब मैंने अपना काम कर दिया, अब बस आपकी बारी है। देखना है
नेक्स्ट क्लास में आपकी क्या तैयारी है। तो इसी के साथ हम अपने इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगाकर ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। धन्यवाद।